हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आप सब ऑनलाइन क्लासेस पढ़ ही रहे हैं, तो उसी के आगे क्रम में आज अपन 9th क्लास के विज्ञान का जो अपन 3rd चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे थे, परमाणु व अणु, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और उसी से रिलेटेड एक टॉपिक को और डिस्कस अपन करते हैं। डिस्कस करने से पहले बेटा हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि पीछे के वीडियोज़ आपने देखे होंगे, क्योंकि जब तक आप पीछे के वीडियोज़ को कंटिन्यू नहीं देखेंगे तब तक अपने को आगे की टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि एक चैप्टर का एक टॉपिक दूसरा टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट होता है। और अब तो आपकी बुक जो है वो नई भी आ चुकी है, आरबीएसई बोर्ड हटकर एनसीईआरटी बोर्ड जो लगा है वो बुक आपको अवेलेबल करा दी गई है, वो भी आपके पास होगी। तो बुक भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं टॉपिक्स वैसे ही करवा रही हूँ जो आपकी बुक में दिए गए हैं। तो लेकिन आपको घर बैठकर वो चीज़ें भी देखनी पड़ेगी, वो टॉपिक्स को पहले रीड करना पड़ेगा, जो पीछे के वीडियोस हैं उन्हें देखना पड़ेगा। 9 के जो भी टॉपिक्स हैं वो सब पीछे के वीडियोस में देखने पर ही अपने को आगे के टॉपिक समझ में आते हैं। इसलिए आप लोगों से भी उम्मीद यही कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से उसको समझ सकें। अब आज अपन जो टॉपिक है अपना वो है आयन और उसके प्रकार। अब आयन क्या होता है? कोई भी धातु आयन के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, कोई भी धातु हो चाहे वो अधातु हो। अब आप सोच रहे होंगे दीदी धातु और अधातु का क्या मतलब है? यहाँ पर धातु और अधातु का यहाँ पर मीनिंग है कि अपने पास जो कुछ एलिमेंट है, बच्चे पीछे के वीडियोस जो थे अपने पास उनके अंदर मैंने धातुओं के बारे में, कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताया, उनके नाम भी बताए हैं और उसमें ये भी कहा है कि ये धातुओं के जो नाम हैं वो आप याद करेंगे तभी आगे के जो चैप्टर्स हैं वो आपको समझ में आएंगे। अब अपने को उनकी ज़रूरत पड़ेगी कि धातु और अधातु क्या होते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु या यूं बोलूं तत्व है, यदि वो इलेक्ट्रॉन, किसका बेटा? इलेक्ट्रॉन का दान करता है या फिर वो ग्रहण करता है, दो ही काम कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, या फिर जरूरत है तो मैं फिर से एक बार डिस्कस कर देती थोड़ा सा। कोई भी तत्व होता है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, उसमें एक नाभिक होता है, फिर उसके अंदर कक्ष होते हैं बेटा। उन कक्षकों में नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो परमाणु की इकाई है, और परमाणु की एक इकाई इलेक्ट्रॉन होती है जो इन कक्षकों में चक्कर लगाती है। अब ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉनों को कोई तत्व तो इनको त्याग देता है और कोई इनको ग्रहण करता है। जब त्यागता है यानी दान करता है तो उस तत्व के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? प्लस, यानी धनवान लोग धन का क्या करते हैं? दान करते हैं, धन चार्ज आ गया। उसके बाद कोई भी ग्रहण करता है इन इलेक्ट्रॉन्स को तो वो क्या कहलाते हैं? ऋणी कहलाते हैं। यानी कि कोई भी धातु या अधातु जब किसी भी आवेशित रूप में दिखाई देते हैं तो इन आवेशित कणों को ही क्या बोलते हैं आप? आयन कहते हैं। किसी भी धातु में उपस्थित आवेशित कण, उस धातु को क्या कहते हैं आप? आयन कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी भी धातु या अधातु में उपस्थित आवेशित कणों को ही या यूं कहें आवेशित कण उपस्थित होते हैं। इन आवेशित कणों को ही आयन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है बेटा? आयन कहा जाता है। राइट, क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। आयन किसे कहते हैं? किसी भी धातु या अधातु में उपस्थित आवेशित कण क्या कहलाता है, या फिर उनमें आवेशित कण उपस्थित होते हैं। किसी भी धातु अधातु में उपस्थित आवेशित कण ही क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। अपन इस लाइन को छोड़ ही देते हैं कि आवेशित कण ही क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। इस प्रकार अपन ने ये टॉपिक डिस्कस किया, जिसके अंदर क्या दिखा? अपन ने आयन की एक परिभाषा देखी कि आयन किसे कहते हैं। तो किसी भी धातु या अधातु में उपस्थित आवेशित कण ही क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। ये तो था आपके आयन की परिभाषा। आयन कितने प्रकार के होते हैं? यदि किसी भी आयन किसी भी धातु के ऊपर धन चार्ज है तो वो धनायन कहलाते हैं, धनायन कहलाते हैं। और किसी के ऊपर ऋण चार्ज हो तो वह आयन ऋणायन कहलाते हैं। यानी यदि कोई भी धातु इलेक्ट्रॉनों का दान करती है तो वो धनायन, और इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करती है तो वो ऋणायन कहलाते हैं। अब थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि जब भी अपन किसी भी धातु की धनायन या ऋणायन के रूप में बात करते हैं तो उसके अंदर जो चार्ज ऊपर आता है वो किस रूप में आता है, ये किस प्रकार से आता है, इसके अंदर संयोजकताएं किस प्रकार की होती है, अर्थात कोई भी तत्व कितने बंध बना सकता है। तो थोड़ा सा अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे कि इन किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, उसके अंदर उसके संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ताकि आप अच्छे से उनको रीड कर सकें। अपने पास बहुत सारे तत्व हैं, उनमें से कुछ तत्व अपने पास इस प्रकार हैं, जैसे अपने पास है हाइड्रोजन, उसके बाद अपन कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, बोरॉन भी है, और अपने पास कैल्शियम भी है। तो बहुत सारे तत्व अपने पास उपस्थित हैं। इन तत्वों को आवर्त सारणी में जहां पर रखा गया है वही उनका परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक क्या होगा बेटा? इनका अपने को याद करना है। परमाणु क्रमांक इसका होगा 1, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, बोरॉन का होगा आपके 5, उसके बाद कैल्शियम का होगा आपके 20। इस प्रकार अपने पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लाइक लिथियम, बेरिलियम, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स अपने पास उपस्थित हैं। जब अपन इनकी बात करते हैं तो ऑक्सीजन भी है, आप लिख सकते हैं ऑक्सीजन में कितना होता है? परमाणु क्रमांक 8। तो ये सारे तत्व जो होते हैं इनका जब परमाणु क्रमांक लिखते हैं बेटा, तो कोई भी तत्व को आप देखेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था, कोई भी तत्व को आप देखेंगे उनकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, राइट, इस तरह से होती है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ये तो क्या है आपका नाभिक, क्या है बेटा? नाभिक। और इस नाभिक के बाहर जो कक्ष होते हैं उन कक्षों को नाम दिया है के, एल, एम, और इससे बाहर तो एन कक्षक होता है। सबसे बाहर वाले किसी भी परमाणु के कक्ष को क्या नाम देते हैं? संयोजकता कक्ष। क्या कहते हैं बेटा? किसी भी तत्व या परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष को, सबसे बाहरी कक्ष को क्या कहा जाता है? संयोजकता कक्ष कहा जाता है। संयोजकता कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं बेटा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अर्थात बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब ये संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो ये इसकी संयोजकता, किसी भी तत्व के संयोजकता कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो उस तत्व की संयोजकता को बताते हैं। अर्थात संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? संयोजकता मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी
तत्व या परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की क्या कहलाएगी बेटा? संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। आइए, संयोजकता का परिभाषा समझ में आ गया होगा। ये है आपके संयोजकता की परिभाषा, राइट। अब संयोजकता की जब परिभाषा अपन ने लिख दी है तो अलग अलग तत्वों में अलग अलग संयोजी कोश होते हैं। लाइक अपन बात करें कार्बन की, जब इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो उसका भी एक क्रम होता है जो आप याद रखेंगे, 2, 8, 8, 18, 18 और 32। ये क्रम होता है किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन को भरने का। इसको हम शॉर्ट नोट लिखते हैं 2, 8, 18, 32, राइट। 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले आप लें कार्बन को, ले लिया कार्बन को, आप किससे भी ले सकते हैं। तो अपन को पूछता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कार्बन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जितना किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यानी कार्बन में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की जो संख्या होगी बेटा हमेशा बराबर होगी किसी भी तत्व में या परमाणु में, यदि वो आयनित नहीं है तो इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 6। तो 6 कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 6। तो अब 6 होंगे तो सबसे पहले अपन एक कक्ष बनाते हैं जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए आपने? 2। नीचे लिखा हुआ है 2। उसके बाद कितने भरे जाएंगे बेटा? उसके बाद आपका जो कक्ष है यहाँ जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर कितने का इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 8। तो अब अपन भरते हैं इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास है? कितने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 6 में से 2 चले गए, कितने बचे? 4। तो अपन 1, 2, 3 और 4। अब अपने को पूछे कि कार्बन के संयोजकता कितनी होती है। संयोजकता मतलब बाह्यतम कक्ष। तो बाह्यतम कक्ष यही तो है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4। अर्थात कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा? 4 होती है। यानी कि कार्बन कितने बंध बना सकता है? 4 बंध बना सकता है। अब इसके ऊपर आयन कैसे होंगे उसका डिस्कशन करने से पहले मैं एक नियम बताना चाहूंगी। आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। आगे चलते हैं, अपन अगला एक नियम पढ़ेंगे जिससे अपन क्या करेंगे, उसकी संयोजकता जो प्रदर्शित करेंगे उस पर चार्ज कैसे आता है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास जो अपन टॉपिक करेंगे परमाणु क्रमांक जो आपने लिखा है, उसके बाद किसी पर भी चार्ज जब आ जाता है तो अपन कहते हैं एक नियम आता है अष्टक नियम। कौन सा नियम? अष्टक नियम। ये नियम क्या है बेटा कि कोई भी तत्व है ना, तत्व अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है तो वह अष्टक नियम का पालन करता है। अष्टक नियम का पालन करता है। अष्टक नियम क्या है? किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो यह नियम क्या कहलाता है? आपका अष्टक नियम कहलाता है, पालन करता है। लिख दिया। अब अपन देखते हैं कि जब कोई भी परमाणु जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या उतने ही इलेक्ट्रॉन का क्या करता है बेटा? दान करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर ऋणायन और जितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा उस पर क्या आ जाता है बेटा? धनायन आ जाता है। तो अपन शुरू करते हैं।
कोई भी एक, जैसे कि अपन बात करें कि अभी कार्बन ही लिया था, अब नाइट्रोजन ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन जो है अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले में कितने भर दिए? ये 2 भर दिए। फिर दूसरे में कितने बचे? 5 बच गए, 3 4 और ये 5। अब बाह्यतम कक्ष में कितने होने चाहिए? 8। तो 8 करने के लिए या तो ये क्या करे, 3 ग्रहण करे या फिर क्या करे, 5 इलेक्ट्रॉन का दान करे। तो प्रेफर्ड किसको करेगा? कम इलेक्ट्रॉन को। तो ये 3 ग्रहण करेगा, इसलिए नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? माइनस का 3। कितना चार्ज आएगा? माइनस का 3। वहीं पर अपन लिथियम की बात करें तो लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? लिथियम के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए, 3 ही है, तो एक बाह्यतम कक्ष में। अब इसके अष्टक तो नहीं है, पर अष्टक की जगह द्विलक पूरा हो रहा है। कौन सा नियम? द्विलक नियम। तो अष्टक की जगह तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा 7 ग्रहण करने की बजाय। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का जब दान करेगा तो लिथियम के ऊपर तो क्या आएगा? +1, जबकि नाइट्रोजन पर क्या आता है? -3। तो ये है आपकी संयोजकताओं के बारे में, आयन के बारे में, उसके प्रकार के बारे में। आयन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनके अंदर संयोजकताएं किस प्रकार से लिखी जाती है। अगला जो टॉपिक होगा आयनों के बाद में वो है आपका रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र तभी बन सकता है जब आपको इस तरह से किसी भी तत्व की संयोजकताएं ज्ञात होगी। तो आपकी बुक में जो है वो संयोजकताएं बताई गई है एलिमेंट्स के ऊपर, आप उनको याद करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं रासायनिक सूत्र बनाना सिखाऊं तो आप इन चीजों को याद किए हुए होंगे, तो वो सूत्र आसानी से आपको समझ में आ जाते हैं। तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आज नोट्स में लिखेंगे ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए। थैंक यू।